जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहिब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले दो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? भारत एक सोच मेगा सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। टकटकी की इस पहल से आप हमारे साथ एक यात्रा पर हैं। इस यात्रा में हम उन लोगों की कहानी ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में बरबस कुछ सवाल जहन में आ जाते हैं, जैसे कि अगर वो लोग नहीं होते तो भारत कैसा होता भी कि नहीं। चलते हैं इतिहास की उस घड़ी में जब जूनागढ़ के नवाब खानजी ने जूनागढ़ की फौज हिंदुस्तान में शामिल हुई अपनी दोनों जागीरों बाबरियाबाद और मंगरोल में भेज दी थी। ये देखकर दोनों जगहों के शेखों ने हिंदुस्तान के साथ अपने एक्सेशन को खारिज कर दिया। अब क्या भारत के सामने सैन्य कार्यवाही करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं बचा था? क्या मोहम्मद अली जिन्ना का कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का मास्टर प्लान, जिसका जिक्र हमने एपिसोड 2 में किया था, अब कारगर साबित हो रहा था? जूनागढ़ के इस नए डेवलपमेंट पर 22 सितंबर 1947 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग हुई। सरदार पटेल इसे भारत के खिलाफ युद्ध मानते हुए जूनागढ़ पर मिलिट्री एक्शन करना चाहते थे। पंडित नेहरू सहमत थे। 24 सितंबर को जूनागढ़ की घेराबंदी शुरू हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए 27 सितंबर को माउंटबैटन ने एक मीटिंग की और भारत को सैन्य कार्रवाई से बचने की सलाह देते हुए मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का सुझाव दिया। माउंटबैटन ने कहा कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छेड़ सकती है। इस पर सरदार पटेल ने कहा कि जूनागढ़ के सहारे जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने ही की है और इसका हमें अब शक्ति से जवाब देना होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान को अपने हक के लिए यूएनओ में अर्जी लगाने की जरूरत नहीं। तत्कालीन मामलों की जानकारी रखने वाले कई एक्सपर्ट्स के अनुसार माउंटबैटन का हिंदुस्तान को सैन्य कार्यवाही न करने की सलाह देने के पीछे रिट्रीटिंग कॉलोनियल पावर्स का एक खास इंटरेस्ट था। ब्रिटिश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य बन रही इंटरनल वीकनेसेस को यथास्थित रख अपना कंट्रोल कायम रखना चाहते थे। अब ये कितना सच था, इस बात का जवाब तो समय ही दे सकता था। खैर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबैटन की एक ना सुनी और जूनागढ़ की घेराबंदी कायम रही। अब एक तरफ हिंदुस्तान की डटी फौज और दूसरी तरफ जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ उनकी ही जनता का विरोध। महाबत खान जी डर गए। उन्होंने जूनागढ़ से कराची भागने का फैसला किया। वो जहाज में अपनी बेगमों और पालतू कुत्तों के साथ बैठे और पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। फिर कभी नहीं लौटे। कहते हैं कि इस केओटिक एस्केप में खान जी अपनी एक बेगम और बच्चे को पीछे हिंदुस्तान में ही छोड़ आए। नवाब साहब को जानवरों से काफी लगाव था, विशेषकर कुत्तों से। एक समय में उनके पास 2000 कुत्ते थे जिनके वो बर्थडे मनाते व कईयों की आपस में शादी भी कराते। खैर, नवाब तो जा चुके थे और अब रियासत संभालने का दारोमदार दीवान शहनवाज भुट्टो पर था। दीवान साहब ने पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन ना जिन्ना का जवाब आया और ना मदद। और आती भी कैसे? जूनागढ़ तो जिन्ना के शतरंज का वो प्यादा था जिसे आगे क्या ही कुर्बान होने के लिए गया था। लक्ष्य तो था कश्मीर। 7 नवंबर 1947 को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के दादाजी शहनवाज भुट्टो ने हिंदुस्तान में शामिल होने की पेशकश कर दी और जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान का यूएनओ में जाने व जूनागढ़ को पुनः पाकिस्तान में शामिल करने की अटकलें कायम थी। फिर सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को एक मजबूत स्पीच देते हुए इन अटकलों पर विराम लगाया। इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने
उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के पर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं, अपने वहां से जितना सामग्री चाहिए पूरी देते हैं, अपने वहां से रास्ता देते हैं। तो उससे तो खुला लड़ाई करे तो अच्छा है। इस तरह जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलीनीकरण रोक दिया गया। 20 फरवरी 1948 को भारत ने जूनागढ़ में रायशुमारी की। 2 लाख लोगों ने वोट दिया, जिसमें 91% लोगों ने हिंदुस्तान चुना और बाकियों ने पाकिस्तान। हिंदुस्तान की तत्कालीन 25% आबादी कुछ मुख्य रियासतों में रहती थी और महाबत खान जी ऐसी ही एक रियासत जूनागढ़ के नवाब थे। इसीलिए जूनागढ़ का भारत में विलीनीकरण भौगोलिक दृष्टि के अतिरिक्त जनता के हित की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था। इन मुख्य रियासतों में से ज्यादातर ने खुद को आजाद मुल्क बनाने का सपना देखा था और इसका ऐलान सबसे पहले सुदूर दक्षिण में मौजूद त्रावणकोर रियासत के दीवान ने किया। त्रावणकोर में आज के तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा व केरल आता था। त्रावणकोर रियासत हिंदुस्तान से घिरी हुई नहीं थी और समुद्र के किनारे बसती थी। इस कारण वहां के दीवान त्रावणकोर का दुनिया के साथ एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना चाहते थे। लेकिन सवाल ये था कि त्रावणकोर की जनता की क्या मंशा थी? क्या वो भी एक आजाद मुल्क चाहती थी? एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों से मिल रही आजादी में जनता की एक अहम भूमिका थी। राजा और नवाब जनता के विरुद्ध जाकर व्यक्तिगत फैसला नहीं कर सकते थे। त्रावणकोर की जनता ने भारत में ना शामिल होने के फैसले का विरोध किया। आजादी से ठीक 20 दिन पहले दीवान रामस्वामी अय्यर पर जानलेवा हमला हो गया। हालात गंभीर थे। आजादी से 3 दिन पहले त्रावणकोर के महाराजा बलराम वर्मा ने वाइसरॉय माउंटबैटन को तार भेजा, जिसमें लिखा था, हम हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार हैं। त्रावणकोर के राजा ने एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। हिंदुस्तान की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के ठीक बीच एक रियासत थी, भोपाल। वहां के नवाब हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासन लैप्स होने के बाद एक आजाद देश चाहते थे और ऐसा ना होने की सूरत में अन्य रियासतों के साथ जुड़कर एक इंडिपेंडेंट फेडरेशन बनाना चाहते थे। वो निजी रूप से पाकिस्तान से तो मिल सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ विलीनीकरण पर बिल्कुल तैयार नहीं थे। हिज हाइनेस सर हमीदुल्लाह खान 1944 से चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे और जिन्ना व माउंटबैटन के करीबी थे। जिन्ना ने उनके सामने पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बनने की पेशकश तक रख दी थी, लेकिन माउंटबैटन, जो हमीदुल्लाह के गहरे दोस्त थे, वो भोपाल की भौगोलिक स्थिति को समझते थे और ये जानते थे कि हिंदुस्तान हमीदुल्लाह की मंशा का गंभीर विरोध करेगा। आजादी से 4 दिन पहले माउंटबैटन ने हमीदुल्लाह को एक खत लिखा। डियर हमीदुल्लाह, आप 14 अगस्त से पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हस्ताक्षर कर मुझे दे दें। मैं 25 अगस्त से पहले इन कागजात को रियासती विभाग में सबमिट नहीं करूंगा। 25 अगस्त तक अगर आपका भारत में शामिल होने का फैसला बदल जाता है तो मैं आपको ये दस्तावेज वापस कर दूंगा। एक दोस्त होने के नाते मेरी आपको निजी सलाह है कि आपको दस्तखत कर देने चाहिए। उम्मीद है कि आप सोच समझकर अपना फैसला करेंगे। दिन गुजर रहे थे और तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। अन्य रियासतों के विलीनीकरण की खबरें तेज गति से बढ़ रही थी। नवाब हमीदुल्लाह ये अच्छे से समझ गए कि उनकी रियासत हिंदुस्तान से चारों ओर से घिरी हुई है। ऐसे में उन्हें अपना निर्णय
काफी सूझबूझ से लेना होगा। उन्होंने रियासती मामलों के मंत्री सरदार पटेल को एक खत लिखा। प्रिय वल्लभ भाई पटेल, अब इस बात पर और पर्दा डाले रखना सही नहीं। ये सच है कि मैं अपनी रियासत को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह देखना चाहता था, लेकिन जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे बीच जो पुराने विवाद रहे हैं उन्हें भविष्य में नहीं आने दूंगा। आपका नवाब हमीदुल्ला। सरदार पटेल का जवाब हमीदुल्ला को एक खत के माध्यम से मिला। प्रिय हमीदुल्ला, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। आपका यह फैसला सच की और जनता के हित की जीत है और इसके लिए हमने अपनी अपनी भूमिका अदा की है। पुराने विवाद हमारी नई दोस्ती में दखल नहीं देंगे। आपका वल्लभ भाई पटेल। भोपाल के भारत में शामिल होने से एक समस्या तो खत्म हुई, लेकिन सामने एक और बहुत बड़ी समस्या थी। देश की सबसे समृद्ध रियासत हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी एक रियासत थी। इसमें आज के हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले शामिल थे। इस रियासत पर हुकूमत करने वाले निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक थे। वो हैदराबाद को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे, जिसका ऐलान उन्होंने 12 जून 1947 को ही कर दिया था। उनके सलाहकार कासिम रजवी ने नवंबर 1947 को औरंगजेब रोड पर मौजूद बंगला नंबर 1 यानी सरदार पटेल के घर में वल्लभ भाई से एक मुलाकात की और कठोर शब्दों में हैदराबाद के हिंदुस्तान में कभी न मिलने के निजाम के निर्णय को अडिंग बताया। हिंदुस्तान के दक्कन पर काबिज हैदराबाद रियासत को भारत में जोड़े बगैर संयुक्त भारत महज एक सपना होता, एक कल्पना होती। इस सपने को हकीकत में कैसे बदला गया, ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी एक महान रियासत का विलीनीकरण कैसे हुआ, जानेंगे भारत एक सोच सीरीज के नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।